हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ फैशन का सौदन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक पोएट्री एंड ड्रामा 1, जो कि राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक की जो हमारे प्रीवियस वीडियोस रही हैं उसमें हम लोगों ने चैप्टर 11 तक का डिस्कशन हमारा कर लिया है। अगर आप उन चैप्टर्स को देखना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगी, उन वीडियोस को आप वहां से जाके देख सकते हैं, वरना आप हमारे चैनल पे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी बुक का चैप्टर 12, जो कि है शशि चंद्र दत्ता की शिवाजी एंड इंडिया। सो इस वीडियो में हम सिर्फ शिवाजी डिस्कस करेंगे एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिया जो है उनकी पोएम वो डिस्कस करेंगे। एंड पोएम डिस्कस करने से पहले हम हमारे जो पोएट है शशि चंद्र दत्ता उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो कई जगह आपको एक चीज याद रखिए, वैसे तो इनका नाम शशि चंद्र दत्ता है, शशि ही बोला जाता है, बट ये बंगाल से बिलोंग करते थे तो कई बार इनको शौशी भी बोला जाता है। ठीक है। सो आपको यहाँ पे मतलब SO के साथ भी स्पेलिंग मिलेगी, SA के साथ भी स्पेलिंग मिलेगी एंड आपको एक जगह कहीं पे मिल सकता है SH, ये स्पेलिंग भी आपको मिल सकती है। तो एक ही इंसान की बात हो रही है। ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सो अब हम बात करते हैं हमारे पोएट की। सो ये बंगाली पोएट थे, इसके अलावा ये एक हिस्टोरियन भी थे एंड पोएट ऑब्वियसली थे। इन्होंने इंग्लिश में भी बहुत सारा चीजें लिखी हैं एंड अपने टाइम के इनको जो है माना जाता था कि ये इंग्लैंड या आप कह सकते हो इंग्लिश या यूरोप और बंगाल यानी कि बंगाली, इसका मिक्सचर है। ठीक है। यूरोपियन एंड बंगाली कल्चर का जो मिक्सचर है 19 सेंचुरी में कलकत्ता में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एंड इनकी पोएम्स में भी उसकी झलक आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। सो ही वाज बोर्न इन 1824 एंड ये ऑब्वियसली कलकत्ता में बॉर्न हुए थे एंड इनकी जो एजुकेशन हुई थी वो हिंदू कॉलेज से हुई थी। अच्छा, हमारे एक और पोएट थे, हमारे कोर्स में है ये पोएट, जो कि हिंदू कॉलेज से पढ़े हुए हैं और इन्होंने अपनी पोएम भी लिखी थी हिंदू कॉलेज पे बेस करके। अगर आपको उनका नाम पता है तो आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कोर्स के ही पोएट है वो। आगे चलते हैं, हम शशि जी की बात करते हैं। तो शशि जी ने मेजर जो है वो 10 वर्क्स जो है वो इंग्लिश में इन्होंने लिखे थे, बाकी इन्होंने बंगाली में कुछ वर्क्स लिखे हैं बट उसका एज सच पब्लिशन नहीं है, आप कह सकते हो। इवन इनके जितने भी वर्क्स हैं उनको उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली है जितनी बाकी पोएट्स को मिली है, बट है इनके बहुत कुछ फेमस वर्क्स रहे हैं एंड वन ऑफ देम वाज अ विजन टू सुमेरु, जो कि इन्होंने लिखा था 1874 में एंड इसमें इन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद इन्होंने लिखी है ये पोएम एंड इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा विजन दिखाया है क्रिश्चियनिटी का। ये अपनी फैमिली में जो है पहले पोएट या राइटर बने या प्रोस राइटर बने जो बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं एंड उन्होंने इंग्लिश में अपनी पोएम्स जो पब्लिश करना वो 1848 में स्टार्ट किया था। वैसे तो इनकी जितनी भी पूरी फैमिली है वो काफी सक्सेसफुल है, या आप कह सकते हो मिडिल क्लास पर अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। सो इनके अंकल जो थे पर्टिकुलरली रोमेश दत्त, वो फाइनेंशियल सक्सेस उनको बहुत ज्यादा मिल चुकी थी एंड वो ब्रिटिश कंपनी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करते थे। सेम इनके पापा के साथ भी था, बट स्टार्टिंग में आप कह सकते हो इनके जो टीनेज ईयर्स थे उसमें जो है शशि एक टीचर बनना चाहते थे या कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वो मतलब पढ़ाई से या लिटरेचर से कनेक्टेड रहना चाहते थे, बट फैमिली प्रेशर की वजह से अल्टीमेटली इन्होंने जो है एक अप्रेंटिसशिप जॉब ज्वाइन की थी जहाँ पे ये क्लर्क बने रहे थे एंड काफी टाइम तक जो है इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ काम किया एंड उनका जो है उनका जो खजाना था या आप कह सकते हो उनकी जो ट्रेजरी थी जहाँ पे वो अपना सारा पैसा संभाल के रखते हैं, ये उसके हेड भी वहाँ काफी टाइम तक बने रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो है इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी एंड ही स्टार्टेड गेनिंग रिकॉग्निशन इन जर्नलिज्म। तो उसके बाद इन्होंने जर्नलिज्म काफी टाइम तक किया था। ठीक है। अगर हम बात करें कि ये ब्रिटिश पोस्ट मतलब ब्रिटिशर्स के साथ कौन सा काम करते थे, तो ये बंगाल के जो सेक्रेटरीट थे उनके हेड असिस्टेंट थे एंड इनको जो है आप कह सकते हो इनकी जो पोस्ट थी या इतने सालों से जो ये काम करते थे उसकी वजह से इनको राय बहादुर के नाम से भी वहां पे जाना जाता था। आप कह सकते हो कि इनकी एक डेजिग्नेशन सेट कर दी थी कि ये राय बहादुर हैं, या इंग्लिश में बोले तो मैजिस्ट्रेट बन जाते हैं उस टाइम के, क्योंकि इन्होंने 34 इयर्स तक काम किया था ब्रिटिशर्स के लिए एंड अल्टीमेटली इन 1886 ही डाइड। एंड मोस्टली अगर हम बात करते हैं इनकी फैमिली की, तो फैमिली में ऐसा इनका इम्पैक्ट रहा नहीं है। इनके 2 बच्चे रहे हैं बट उसमें से कोई भी जो है वो लिटरेचर के साइड नहीं आया, हर किसी ने अपनी ही लाइफ आगे कंटिन्यू की है एक्सेप्ट इन्होंने गार्डियनशिप ली थी इनके नेफ्यूज की। तो उनमें से एक नेफ्यू था
इसका नाम था रोमेश चंद्र दत्ता, एंड उसी ने जो है इनकी जो लेगेसी थी हिस्टोरियन की, पोएट्री की, वो इनकी लेगेसी को उन्होंने ही कंटिन्यू किया था। एंड ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली कि इनका जो मेजर वर्क्स हैं, जितने भी इनके वर्क्स हैं, वो सब मोस्टली भुला दिए गए हैं, बट इनका सबसे अच्छा सिग्निफिकेंस रहा है बंगाल के रेनेसां पीरियड में, यानी कि 19th सेंचुरी में। एंड इन्होंने जितने भी इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक बर्थ, या आप कह सकते हो कि आर्टिस्टिक लिटरेचर को जो है एक नई पहचान कैलकाटा में इन्होंने दी थी अर्ली 1800s एंड लेट 19th सेंचुरी या लेट 1800s तक। या अच्छा, एक चीज याद रखिए, जैसे यहाँ पे 19th सेंचुरी लिखा हुआ है, यहाँ पे 1800s लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है। अगर हम किसी को लिख रहे हैं, अगर मैं इस तरह लिख रही हूँ 1800, अगर मैं इसको स्पेलिंग में लिखना चाहूंगी तो मैं इसे 19th सेंचुरी ही लिखूंगी, ठीक है। जैसे अभी का जो टाइम चल रहा है, वैसे तो हम बोलते हैं 2024 चल रहा है, बट अगर हम सेंचुरी वाइज बोलने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं ये 21वीं सदी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है, ठीक है। तो जब हम सेंचुरी के सेंस में बोल रहे होंगे तो एक नंबर आगे लेके चलेंगे, एंड अगर हम नंबर के सेंस में बोल रहे होंगे तो हम एक नंबर पीछे लेके चल रहे होंगे, ठीक है। सो इनका जो कैलकाटा या बंगाल, या आप कह सकते हो बंगाल का जो रेनेसां पीरियड है, उसमें जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो अर्ली 1800 से लेके लेट 1800 तक रहा है, ठीक है। सो ये थे हमारे पोएट शशि दत्ता। अब हम चलते हैं इनकी पोयम। सो ये है हमारी पोयम, एंड पोयम की स्टार्टिंग में ही कैपिटल्स में एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। ये लाइन आपको एग्जैक्टली बता दे रही है कि किस, आप कह सकते हो सराउंडिंग में या कहाँ पे ये सीन हो रही है, ठीक है। सो इस पोयम में सिंपल सा है कि शिवाजी महाराज जो है वो औरंगजेब के कोर्ट में गए हुए हैं, ठीक है, उनसे मिलने के लिए। सो हिस्टोरिकल पोयम है, ठीक है। एंड चीजें यही हैं कि फर्स्ट लाइन में जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, औरंगजेब्स रिसेप्शन ऑफ मराठा लीडर। मराठा लीडर हमको हर कोई जानता है कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। एंड जो जब शिवाजी महाराज जो है औरंगजेब से मिलने गए हुए थे, एंड दोनों के बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन हुआ है, उसको बेस करके ये पोयम उन्होंने लिखी, ओके। टोटल स्टांजास की अगर मैं बात करते हैं तो टोटल 8 स्टांजास हैं, एंड हर स्टांजा में 8 लाइंस हैं, ठीक है। सो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार आपको जब आप क्रिटिकल एनालिसिस लिख रहे होगे वहां पे आप ये सब चीजें मेंशन कर रहे होगे कि पोयम में कितने स्टांजास थे, कितनी लाइंस थी, राइमिंग स्कीम क्या थी, ये सब आप वहां पे मेंशन कर रहे होगे, ओके। एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं एंड फर्स्ट स्टांजा को देखते हैं। They led him to the stately hall before the royal throne, where towering in the pomp of power, the tyrant sat alone, and knights and nobles stood around, elate with the haughty pride, and slaves in the gorgeous tinsel dressed awaited by their side. So first stanza जो है ये जो कोर्ट है औरंगजेब का, वहां पे शिवाजी महाराज गए हुए हैं, एंड उस कोर्ट का पूरा जो एनवायरनमेंट है उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो फर्स्ट स्टांजा में दिया गया कि वो एनवायरनमेंट कैसा है कि दे लेड हिम टू द स्टेटली हॉल्स। दे कोई लोग हैं, कोई सैनिक लोग हैं जो शिवाजी महाराज को औरंगजेब के पास तक लेके गए हैं, यानी कि जो रॉयल हॉल है जहाँ पे औरंगजेब जो किंग है, जो एम्परर है, वो बैठे हुए हैं, उस हॉल में लेके गए हैं। एंड वहां पे सामने रॉयल थ्रोन है, उस रॉयल थ्रोन पे कौन बैठा हुआ है, टायरेंट बैठा हुआ है, एंड टायरेंट इज यूज्ड फॉर औरंगजेब। औरंगजेब को यहाँ पे टायरेंट कहा गया है। टायरेंट एक ऐसे रूलर को कहते हैं जो तानाशाह होता है, लाइक जो मेरे मन में है वो मैं करूंगा एंड यू हैव टू ओबे इट। तो मुगल एम्परर औरंगजेब ऐसे ही थे, वो एक तानाशाह की तरह थे। तो तानाशाह की तरह वो अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं, एंड कैसे बैठे हुए हैं वो, पॉम्प ऑफ पावर, मतलब उनका जो पावर है, उनकी जो अथॉरिटी है, उसके पूरी तरीके से फूले हुए हैं, ठीक है। पूरी तरीके से उनके अंदर वो पावर जो है वो भरी हुई है, एंड उसके घमंड में वो अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं। एंड और आसपास क्या है, किंग के आसपास, या आप कह सकते हो एम्परर के आसपास जितने भी उनके नाइट्स हैं, जितने भी उनके नोबल्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो उनके आसपास खड़े हुए हैं। शिवाजी महाराज खड़े हैं, सामने औरंगजेब है, एंड आसपास जो है जितने भी नाइट्स और नोबल्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं औरंगजेब के, वो खड़े हैं। एंड उन मिनिस्टर्स के साथ साथ जो है वहाँ पे स्लेव्स भी खड़े हुए हैं। एंड स्लेव्स नॉर्मली जो है वो नॉर्मल कपड़े में रहते हैं, बट इनके जो स्लेव्स हैं वो बहुत ही ग्लैमरस कपड़े पहने हुए, मतलब बहुत चमकदार कपड़े पहने हुए हैं, जिससे हो रहा है कि वो अपनी पावर को दिखाना चाह रहे हैं कि अरे मैं बहुत
मतलब मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे यहाँ स्लेव्स भी ढंग से रहते हैं, अच्छे कपड़ों में रहते हैं, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड एक चीज और है, ये जितने भी नोबल्स वहां पे खड़े हैं, जितने भी नाइट्स वहां पे खड़े हैं, जितने भी मिनिस्टर्स वहां पे खड़े हैं, वो उनका एक आप कह सकते हो घमंड टाइप का है कि मैं औरंगजेब का मिनिस्टर हूँ, ठीक है। नॉर्मली जितने लोग अथॉरिटी में होते हैं उनके अंदर एक घमंड होता है, एंड वो घमंड औरंगजेब के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, औरंगजेब खुद भी, एंड जितने भी वहां पे मिनिस्टर्स हैं, उन सबके अंदर एक हॉटी प्राइड देखने को मिल रही है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टैंजा में तो यही है कि औरंगजेब के कोर्ट को डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कोर्ट को डिस्क्राइब किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। सो नेक्स्ट स्टैंजा है, he knelt before the tyrant's throne but caught no courtly smile. The monarch looked with eyes of scorn, then darkly gazed a while. And the minions proud whose heart had quilled when told his name of fear, now mocked the valiant Shivaji with cold respect and shame. तो इसमें क्या हो रहा है, इस स्टैंजा में जो है जैसे आप किसी एम्परर से मिलने जा रहे होते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप उनके रिस्पेक्ट में अपना सर झुकाते हो, ठीक है। तो उसका पूरा जो फर्स्ट इंटरैक्शन है औरंगजेब का शिवाजी के साथ कोर्ट में, एंड उनके आसपास के जो मिनिस्टर्स हैं उनका रिएक्शन, ये इस पैराग्राफ में या इस स्टैंजा में वो चीज दिखाई गई है। तो क्या कहा जा रहा है कि शिवाजी महाराज ने, सिंस वो एक एम्परर के कोर्ट में खड़े हैं तो वो झुकते हैं, ठीक है। एक कोर्टली आप कह सकते हो कि एक जेस्चर देते हैं कि मैं आपके रिस्पेक्ट करता हूँ, आप एक वॉरियर हो, आप एक एम्परर हो, मैं आपके रिस्पेक्ट करता हूँ। बट शिवाजी के साथ हुआ कि उनको किसी ने हल्की सी स्माइल भी नहीं दी, झुकना तो दूर की बात, जो इज्जत में झुका जाता है वो तो किया ही नहीं, एक हल्की सी स्माइल भी नहीं दी, वो बस स्क्रोन आइज के साथ, यानी कि गुस्से से या हेट्रेड से या डिस्पेयर से वो बस शिवाजी को घूर रहे थे, ठीक है। एंड वो काफी देर तक उनको घूरते रहते हैं, लिखा हुआ है द डार्कली गेज्ड अ वाइल, मतलब काफी देर तक वो गुस्से से शिवाजी को घूर रहे थे, शिवाजी महाराज को घूर रहे थे। एंड उनके जो मिनिस्टर्स थे, जो कि भैया एक टाइम था जो शिवाजी का नाम से जिनका दिल कांपने लगता था, जो शिवाजी के नाम से भी डरते थे, ठीक है, वो आज जो है सिंस औरंगजेब के मिनिस्टर्स, मतलब औरंगजेब के कोर्ट में है, वो उन्हें लग रहा है कि अब हमारे पास पावर है, शिवाजी महाराज कुछ नहीं कर पाएंगे, वो क्या कर रहे हैं, वो शिवाजी महाराज को मॉक कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, एंड उनको जो है उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही यहाँ पे, ठीक है। सो सेकेंड स्टैंजा में ओवरऑल जो शिवाजी महाराज, औरंगजेब एंड उनके मिनिस्टर्स का जो इंटरेक्शन है वो दिखाया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। सो थर्ड स्टैंजा हमारा आ जाता है, he could not bear their servile crown, this crown of vessels low, the passions of his stubborn heart were gathering on his brow, his bosoms flogged his with manly scars, the records of his fame now heaved with all a warrior's wrath, he was not born to shame. So अब यहाँ पे इस स्टैंजा में जो मॉकरी हो रही थी, जो उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, जिस तरीके से उनके साथ बिहेवियर किया गया शिवाजी महाराज के साथ, तो शिवाजी महाराज क्या फील कर रहे थे, उनके फीलिंग्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। वो डिसरेस्पेक्ट तो फील कर ही रहे थे, ऑब्वियस सी बात है कि भाई एक इतना अच्छा वॉरियर, इतना स्ट्रॉन्ग किंग आपके सामने है, एंड आप ना उसकी इज्जत के लिए खड़े हुए हैं, ना कोई कर्टसी दिखा रहे हैं आप, बल्कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं आप, उनको ताने मार रहे हैं। तो इस पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो कहते हैं कि शिवाजी महाराज जो है ये सब ज्यादा देर तक वो सह नहीं पाए, एंड उनको गुस्सा आना स्टार्ट हो गया। भाई रेस्पेक्ट पे जब बात आएगी तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, तो शिवाजी महाराज को भी गुस्सा आ गया, एंड उन्हें जो है ये जो स्क्रॉनफुल उन लोग के बिहेवियर थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे, एंड इसी वजह से उन्हें गुस्सा आ गया। एंड गुस्से में क्या हुआ कि द पैशन ऑफ हिज स्टबर्न हार्ट, यानी कि जो उनके दिल का गुस्सा था वो धीरे धीरे करके उनके आईब्रोज में दिखने लगा। मतलब जब आप गुस्सा होते हो तो यूजुअली आप ऐसे करते हो कि आपकी यहाँ पे जो है माथा जो है वो आपका सिकुड़ने लगता है, आपके आईब्रोज जो है वो सिकुड़ने लगती है। तो वैसे ही जो उनका गुस्सा था वो उनके आईब्रोज के पास आ गया था, एंड उनका माथा जो है वो सिकुड़ने लगा था, एंड गुस्से से यूजुअली जो है वो गहरी गहरी सांस ले रहे थे ताकि वो खुद के टेम्पर को कंट्रोल कर सके। उनका जो चेस्ट एरिया है वो भी काफी ज्यादा पफ कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, हैवी हो रहा है, एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके जितने भी मैनली स्कार्स हैं, यानी कि जो बैटल मार्क्स हैं, जो वॉर में या कहीं पे भी जो है उनके चोट लगी है, वो सब बहुत क्लियरली विजिबल हैं, वो सब बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। एंड ये सारे जो उनके स्कार्स हैं, जो वॉर के मार्क्स हैं या बैटल स्कार्स जो हैं, वो दिखाते हैं कि शिवाजी महाराज कितने अच्छे या कितने महान वॉरियर थे अपने टाइम पे, ठीक है। एंड इसी वजह से अब जब
मतलब ये जो है शिवाजी महाराज जो हैं वो भैया मजाक करने के लिए या बदतमीजी करने के लिए नहीं बने थे, क्योंकि उनका जो एक वॉरियर का गुस्सा था, जो एक रात होती है शिवाजी महाराज की, जो रात थी उनका जो गुस्सा था वो कोई सह नहीं सकता था। एंड वो इस टाइम जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके थे एंड उनको हो रहा था कि भाई अब यहाँ पे ऑथर अपनी ये जो लास्ट लाइन है वो अपना पॉइंट बोलते हैं कि शिवाजी महाराज जो है वो भैया बहुत ही अच्छे वॉरियर थे, उनके गुस्से को कोई संभाल नहीं सकता था। एंड वो जो है वो शेम करने के लिए नहीं बने थे, वो रिस्पेक्ट के लिए बने थे। वो आप इज्जत से बात कीजिए उनसे, आप उनका ध्यान रखिए, उनकी प्रेस करिए, वो इसलिए बने थे। पर वो बदतमीजी और मजाक के लिए या आप कह सकते हो बेइज्जती करने के लिए वो नहीं बने थे। ठीक है, ही वॉज नॉट बोर्न टू शेम। ओके, सो ये था थर्ड स्टैंजा। फोर्थ स्टैंजा पे चलते हैं। इन डंजन हाई ही लेफ्ट द कोर्ट नॉर आस्क्ड द किंग्स कमांड but found himself deceived, betrayed, a captive in the land. But who can cross the fox's wiles, control the eagle freedom? The royal guards are shrewd and true, but where is Shivaji? So अब इस स्टांजा में क्या होता है, अब गुस्से में यूजुअली क्या होता है, लड़ाई तो नहीं कर सकते थे भाई, वो किसी महाराज के कोर्ट में आए हुए हैं, वो लड़ाई तो नहीं कर सकते थे, तो वो क्या करते हैं, वो गुस्से में बिना राजा के कमांड के, बिना किसी वजह से वो जाने लगते हैं कोर्ट से बाहर, डंजन के साइड पे। ठीक है, तो इस पे क्या हुआ है कि वो बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी कमांड के वो कोर्ट से बाहर चले जाते हैं एंड वहीं पे उन्हें एहसास होता है, वो फील करते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया। क्या किया गया, जब वो कोर्ट से बाहर जाते हैं उनको कैप्टिव बनाने के लिए धोखा दिया गया कि अब जो है इनको कैद कर लिया जाएगा। तो अब हो रहा है, ऑथर कह रहे हैं कि उन्हें कैप्टिव बनाने के लिए किया गया था कि हाँ वहां पे जो है उस कोर्ट के बाहर जो है उन्हें कैद कर लिया जाएगा। पर एक फॉक्स से ज्यादा चालाक कौन हो सकता है, सबसे ज्यादा चालाक जो है वो फॉक्स को माना जाता है, फॉक्स से ज्यादा चालाक कौन हो सकता है? एंड एक ईगल की फ्रीडम को कौन रोक सकता है, एक ईगल की फ्रीडम को कौन कंट्रोल कर सकता है? यहाँ पे फॉक्स और फ्रीडम, सॉरी फॉक्स एंड ईगल दोनों ही वर्ड्स जो है वो शिवाजी महाराज के लिए यूज किए गए हैं। शिवाजी महाराज के लिए ये दोनों वर्ड्स यूज किए गए हैं, याद रखिएगा। उन्हें फॉक्स की तरह चालाक भी कहा गया, उन्हें फॉक्स से ज्यादा चालाक एंड ईगल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग या कह सकते हो वैलर के साथ उनको कहा गया है कि उन्हें कंट्रोल करा नहीं जा सकता जैसे एक ईगल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रॉयल गार्ड्स भले ही श्रूड होंगे, भले ही चालाक होंगे एंड वो पावरफुल होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, ट्रू होंगे, बट शिवाजी कहाँ है? यानी कि ये जो है एक क्वेश्चन आ रहा है, शिवाजी कहाँ है? तो सिंपल सा है कि उन्होंने उनको कैद करने की कोशिश की पर शिवाजी वहां से गायब हो चुके हैं। वो उनको कैद करना चाह रहे थे पर शिवाजी जो है उनको बेवकूफ बना के वो वहां से गायब हो चुके हैं, यानी कि वो कैद में नहीं आए, उन्हें वो कैप्चर नहीं कर पाए हैं। औरंगजेब के जितने भी सोल्जर्स थे वो शिवाजी को कैप्चर नहीं कर पाए। एंड इसी के साथ हमारा नेक्स्ट आंसर आ जाता है। द बर्ड हैज फ्लोन, नो स्टबर्न केज its will heart could tame. The deadlier works of death prepare. He comes with sword and flame. Ye play to trap with subtle words. That feeble art is vain. The trusting bird, when once deceived, will never trust again. अब कुछ चीजें देख लीजिए यहाँ पे जो है ट्रस्टिंग बर्ड शिवाजी को कहा गया है कि उन्होंने बड़े भरोसे के साथ वो आए थे कि उन्हें धोखा नहीं मिलेगा। ट्रस्टिंग बर्ड जो है वो शिवाजी को कहा गया है। सॉर्ड्स विद फ्लेम, आप कह सकते हो कि उनकी जो सॉर्ड है वो गुस्से से भरी हुई है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि अब जो है वो बदला लेने के इरादे से एक अपनी आंख में आग गुस्सा लेके अपनी तलवार के साथ अब वो युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो बर्ड का मीनिंग है ये भी शिवाजी है। ऊपर ईगल भी शिवाजी को बोला गया था, इस स्टैंजा में बर्ड भी जो है वो शिवाजी को ही इम्प्लाई किया गया है। ठीक है, सो अब स्टैंजा को एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन सिंपल सा है कि जो बर्ड है यानी कि शिवाजी है वो गायब हो चुके हैं, बर्ड जो है वो उड़ चुकी है। एंड एक बर्ड को कोई केज कैसे कर सकता है जिसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत हो, इतनी ज्यादा ताकत हो, इतना वो अगर स्टबर्न है। एंड अब जो है सिंस वो बर्ड जो है वो गायब हो चुके हैं, यानी कि शिवाजी कैप्चर नहीं किए गए हैं, वो स्केप कर गए हैं या वो बच गए हैं, अब क्या होगा, अब वो एक डेडली वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एक डेडली वर्क प्रिपेयर कर रहे हैं, एक डेडली वॉर की वो तैयारी कर रहे हैं जिसमें वो अपनी स्वॉर्ड के साथ, अपने गुस्से के साथ आएंगे। एंड ये जो ट्रैप उन्होंने प्लान किया था, ये जो वर्ड का उन्होंने खेला था कि मैं आपको बस इनवाइट कर रहा हूँ कि आप हमारे यहाँ आइए, हमसे मिलिए, और जो डिसरिस्पेक्ट आपने किया है वो सब जो है आपका वेन यानी कि पूरी तरीके से खराब हो गया। ये जो आपने चालाकी से शिवाजी को कैद करने की कोशिश की थी, किसने? औरंगजेब ने कैद करने की कोशिश की थी। तो चालाकी से जो औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करने की कोशिश की थी वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। एंड एक ट्रस्टिंग बर्ड की आदत क्या होती है कि अगर वो एक बार किसी से धोखा खा जाती है तो वो दोबारा भरोसा नहीं करती।
वैसे ही शिवाजी महाराज ने एक बार आप पे भरोसा करके, औरंगजेब पे भरोसा करके वो औरंगजेब के यहाँ गए थे, बट उन्हें धोखा मिला है, तो वो औरंगजेब पे कभी भरोसा नहीं करेंगे। सो इस स्टैंजा में आगे का वही कंटिन्यूएशन है कि कैप्चरी से बचने के बाद या कैप्चर होने से बचने के बाद शिवाजी महाराज क्या करने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। सो सिक्स्थ स्टैंजा हमारा आ जाता है। नो नेवर अगेन ही विल क्रॉस द हॉल टू क्रिंज ऑन shrivel knee, but off through the battle's dust smoke his blood-red sword you will see. At merry feast he may not join, but through the war's cloud doom, over gasping chiefs and soldiers slain, he will lead the carnage on. Carnage एक चीज देख लीजिए, carnage usually मतलब होता है खून खराबा या something that is very bloody, ठीक है। जब बहुत ज्यादा खून खराबा होता है तब कार्नेज वर्ड यूज किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो जब जेनोसाइड होता है, यानी कि बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या होती है एंड आसपास जो है हर जगह आपको बस खून का लाल रंग ही दिख रहा हो, तब कार्नेज वर्ड यूज होता है। बट यहाँ पे कार्नेज वर्ड जो है वो वॉर के लिए इम्प्लाई, बैटल के लिए इम्प्लाई किया गया है, वॉर के लिए इम्प्लाई किया गया है कि अब जो है वो बैटल होगी, युद्ध होगा, वॉर होगा। स्टांजा का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक बार जो उन्होंने वो हॉल में वो चले गए थे, उस कोर्ट में वो चले गए थे, बट अब वो दोबारा उस कोर्ट में कभी नहीं जाएंगे। एंड जो चीज उन्होंने महसूस की है, जो बेइज्जती उन्होंने उस हॉल में महसूस की है, उस कोर्ट में महसूस की है, वो दोबारा फील नहीं करेंगे। एंड अब जो है बैटल्स डस्ट स्मोक, यानी कि अब जो है वो युद्ध का जो शाम का आप कह सकते हो युद्ध का जो धुआं होता है, या जब बहुत सारे हॉर्सेस एंड पूरी एक आर्मी जब चल रही होती है, तो आसपास जो सॉइल होती है वो थोड़ी सी आप कह सकते हो एक फॉग जैसा अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको रिफ्लेक्ट करते हुए कह रहे हैं कि अब जो है वो बैटल होगी एंड शिवाजी की जो आर्मी है वो औरंगजेब से भिड़ेगी। एंड इसमें भी क्या होगा कि उनकी अब जो है औरंगजेब को जो है वो सिर्फ शिवाजी की तलवार देखने को मिलेगी, जो कि खून से पूरी तरीके से सनी होगी, खून के रंग की होगी। एंड अभी तो भले ही वो जो फीस्ट के लिए आए थे वो नहीं किया उन्होंने, इनवाइट तो फीस्ट के लिए किया गया था कि आप आइए हमारे साथ रहिए, हम एक ट्रूस डिसाइड करेंगे, बट ट्रूस तो ऐसा हुआ नहीं, बेइज्जती ही हुई है। तो अब क्या होगा, अब वॉर में जो है वो बात होगी। एंड इसमें भी क्या होगा, बात क्या होगी, वॉर होगी। एंड इसमें जितने भी चीफ्स हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, सबको जो है वो शिवाजी महाराज मार देंगे। सबकी आप कह सकते हो कि सबको वो हरा देंगे, सबकी वो हत्या कर देंगे, हत्या भी नहीं, वो स्ले कर देंगे, यानी कि मार देंगे। एंड अब जो है ही विल लीड द कार्नेज ऑन, यानी कि अब जो है वो बैटल को जो है या वॉर को जो है वो लीड करेंगे। वॉरियर हैं एंड शिवाजी महाराज राजा हैं, तो वो अपनी आर्मी को आगे की ओर बढ़ाएंगे वॉर के लिए। ओके, सिक्स्थ स्टैंजा में, अब इस स्टैंजा में भी जो है, सिक्स्थ स्टैंजा में तो हल्का फुल्का तारीफ की गई है, इस स्टैंजा में उनकी बहुत अच्छे से तारीफ की गई है, उनकी वो किस तरीके के इंसान है ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई। ठीक है, स्टैंजा देखते हैं। द ब्रेवेस्ट हार्ट शैल own with dread the fury of his wrath, and sights of woe alone shall mark the dread avenger's path. With horror mute the wife shall gaze upon his murdered lord, while yet shall glow, though wet and dim, the unrattling sword. So इस स्टैंजा में क्या है, इस स्टैंजा में वो कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज का जो गुस्सा रहेगा, जो वॉर पे उनकी मतलब जिस तरीके से वो लड़ाई कर रहे होंगे, जिस तरीके से वो युद्ध कर रहे होंगे, उसको देख के जो जितने भी ब्रेवेस्ट हार्ट होंगे, सिर्फ नॉर्मल नहीं, जो ब्रेवेस्ट हार्ट्स भी होंगे ना, वो भी डर से कांप उठेंगे। ठीक है, एंड कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो इनके गुस्से से बच जाए, एंड इनकी जो बेइज्जती है उसका जो रिवेंज है वो ये लेंगे, एंड उस रिवेंज की आग से कोई भी बच नहीं पाएगा। एंड इसके साथ क्या होगा कि जितनी भी वाइफ्स रहेंगी, जितने भी वहां पे जिनको भी ये युद्ध में हराएंगे, जितने लोगों को भी, जितने भी वॉरियर्स को ये युद्ध में मारेंगे, उनकी वाइफ जो है वो सिर्फ डर के मारे चुपचाप या म्यूट होके शांति से वो बस अपने मरे हुए लॉर्ड जो है वो हस्बैंड्स के लिए यूज किया गया है, लॉर्ड वर्ड जो है वो हस्बैंड्स के लिए यूज किया गया है। एंड हस्बैंड्स भी कौन है, वो वॉरियर्स, औरंगजेब के वो सोल्जर्स जिन्हें शिवाजी महाराज ने युद्ध में हरा दिया। एंड इतना सब होने के बाद भी क्या होगा, उनकी जो तलवार है वो पूरी तरीके से चमक रही होगी, एंड उसमें हल्का सा आपको मतलब खून के रंग से वो पूरी तरीके से सनी होगी, वो वेट होगी, खून से पूरी तरीके से वो गीली होगी, हल्की सी एक चमक भी होगी। एंड वो अपनी स्वॉर्ड से जो है सबका मतलब जो बेइज्जती हुई थी उसका बदला वो पूरी तरीके से
ले लेंगे औरंगजेब के साथ। सो ये था हमारा सेकंड लास्ट स्टैंजा। अब हम आते हैं लास्ट स्टैंजा पे, एंड इसमें भी जो है वो उनकी ब्रेवरी की आप कह सकते हैं तरीके से तारीफ ही की गई है। लाइन्स देखते हैं। ऑन वेंजेंस ही विल बिल्ड हिज नेम till rocks aloud resound the glory of his valiant arms and quakes the unconscious ground till eve the scorners from his throne shall mark the kindling fire and wish that he had never stirred that haughty soul's dark earth. On vengeance बदले के लिए वो कह रहे हैं कि अब जब वो बदले के में जब वो युद्ध के लिए तैयार होंगे या युद्ध करना शुरू करेंगे, तो ये जो युद्ध हो रहा है ये बदले के नाम पे हो रहा है, एंड इसमें जो है शिवाजी अपनी डिसरिस्पेक्ट का रिवेंज लेना चाह रहे हैं। एंड इसमें क्या होगा कि जब वो ये बैटल स्टार्ट होगी तब आसपास के जो रॉक्स होंगे वो भी इनके आप कह सकते हो इनके घोड़े की या इनकी जो आर्मी है उसकी आवाज से, उनके स्टेप्स की आवाज से पूरा जो ग्राउंड है, आसपास के जो रॉक्स हैं वो सब हिलने लगेंगे। ग्राउंड जो है वो पूरी तरीके से हिलने लगेगा, क्वेक करने लगेगा, ऐसे लगेगा कि अर्थक्वेक आ गया है। एंड आसपास के जितने भी रॉक्स हैं वो रीसाउंड करेंगे। रॉक्स का क्या होता है कि वो साउंड्स को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उनकी जो आवाजें हैं या ग्लोरी की जो आवाजें हैं या जो उनके सोल्जर्स की जो आवाजें हैं, उनके फुटस्टेप्स की जो आवाजें हैं वो पूरे बैटल में सुनाई देंगी बार बार। एंड शाम तक जो है, जब बैटल शुरू हो चुका होगा, शाम तक जो है जितने भी स्क्रोनर्स थे जो थ्रोन पे बैठे हुए थे, एंड थ्रोन पे कौन बैठा हुआ था? स्क्रोनर्स। ये इस स्टांजा में या इस लाइन में जो है स्क्रोनर्स फ्रॉम हिज थ्रोन जो है वो औरंगजेब को फिर से कहा गया है। ठीक है, औरंगजेब को कहा गया है। सो औरंगजेब की बात हो रही है कि शाम तक जो है ये जो स्क्रोनर था जो अपने थ्रोन पे बैठ के मेरा मजाक उड़ा रहा था, मुझे घूर रहा था, मुझे नफरत से देख रहा था, उसे उसका सबक मिल चुका होगा। उसे ये समझ में आ चुका होगा कि उसे मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। एक वॉरियर के रात को, मेरे नहीं, शिवाजी महाराज के गुस्से को नहीं जगाना चाहिए था। एंड उसे जो है उनके जो शांत स्वभाव था, बड़ी शांति से वो एक ट्रूस के लिए आए हुए थे औरंगजेब के कोर्ट में, उस ट्रूस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। उन्हें उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी थी एंड उनके गुस्से को नहीं जगाना चाहिए था। ठीक है, सो ये था आपका शिवाजी पोयम का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो चलते हैं हम हमारी पोयम पे। एंड इसमें भी जो है इस पोयम की जब मैं बात करती हूँ तो पोएट जो है वो एक आप कह सकते हैं एक जर्नल सेंस में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं उनका ग्रीफ, क्योंकि ये जो पोयम लिखी गई है ये हमारे कॉलोनाइजेशन पीरियड के टाइम पे लिखी गई, जब इंडिया जो है कॉलोनाइज थी। ठीक है, सो उसी के रिगार्डिंग ये पोयम लिखी गई है। एंड इसी वजह से इस पोयम का टाइटल भी है इंडिया, जो कि हमारे कंट्री का नाम है। ओके, सो फर्स्ट आंसर पे चलते हैं जल्दी से। एंड शैल आई टू द फ्यूचर टर्न माई गेज, द फ्यूचर इज सीज्ड बुक टू मैन and none so high presumed his sight to rise. God's mystic secrets who shall dare to scan. So सबसे पहला इनका क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मैं फ्यूचर देख सकता, ठीक है, अगर मैं फ्यूचर देखने की कोशिश करता हूँ, गेज मतलब नजर होती है, ठीक है, एंड फ्यूचर तो ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं फ्यूचर की तरफ देखता हूँ या मैं फ्यूचर देखने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा कि फ्यूचर जो है वो एक सील्ड बुक की तरह है हम इंसानों के लिए। फ्यूचर यही तो है, हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। हमारे लिए वो एक ऐसी बुक है, या आप कह सकते हो पोएट के लिए फ्यूचर एक ऐसी बुक है जो कि पूरी तरीके से सील्ड है, उसको कोई भी ओपन नहीं कर सकता, कोई भी खोल नहीं सकता। ठीक है, इसी में आगे वो कहते हुए कह रहे हैं कि कोई भी इतना पावरफुल नहीं आया है, किसी के पास इतनी ताकत नहीं है या किसी के अंदर इतनी समझ नहीं है कि वो फ्यूचर क्या होगा उसको समझ सके, उसको जान सके। ठीक है, एंड गॉड्स के जो सीक्रेट्स हैं उनको देखने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। सिर्फ गॉड ही है जिसे फ्यूचर के बारे में पता हुआ, और किसी को फ्यूचर के बारे में पता नहीं हो सकता। हमें तो बिल्कुल नहीं पता, हम तो इंसान हैं। ठीक है, सो उनका यही कहना है कि अगर मैं फ्यूचर को देखने की कोशिश करता हूँ तो, अगर मैं फ्यूचर को देखता हूँ तो क्या होगा, मैं फ्यूचर को पहली बात तो देख नहीं सकता, क्योंकि फ्यूचर जो है वो एक सील्ड बुक की तरह है हम इंसानों के लिए। एंड कोई भी इतना पावरफुल नहीं पैदा हो गया है, कोई भी इतना ऊंचा पैदा नहीं हो चुका है जो गॉड की मिस्ट्री को समझ सके, गॉड की मिस्ट्री भी नहीं, गॉड के मिस्टिक को समझ सके। मिस्टिक मतलब होता है कि उनकी जो जादुई पावर्स हैं या जो उनकी ताकतें हैं, उनके जो कहते हैं ना कि कृष्ण जी जो है वो अपने चमत्कारी तरीके से काम करते हैं, तो भगवान का जो चमत्कारी तरीका है उसको कोई भी समझ नहीं सकता, उसको कोई भी देख नहीं सकता। ठीक है, सो फर्स्ट स्टैंजा में ऑथर ने पोएट ने जो है इतनी ही चीजें कही हैं कि अगर मैं फ्यूचर देखना चाहूँ तो।
ठीक है, तो क्या होगा, चलिए सेकंड स्टैंजा देखते हैं। तो सेकंड स्टैंजा उसी को कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं वो, बट श्योर इज इट इज नो माइटी sin टू ड्रीम, आई ड्रीम्ड अ ड्रीम ऑफ स्ट्रेंज एंड वाइड डिलाइट, freedom's pure shrine once more illumined did seem, the clouds have passed beneath the morning light। कुछ चीजों को मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। माइटी मतलब पावरफुल होता है, आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा। श्राइन, श्राइन किसी पवित्र स्थल को कहते हैं जहाँ पे आप शांति के लिए या स्पिरिचुअल शांति के लिए आप जाते हो, ठीक है, अंतरात्मा की शांति के लिए आप जाते हो। और अगर हिंदी में अगर हम देखना चाहें तो इसका मतलब हो जाता है मंदिर, कोई एक ऐसी होली प्लेस, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लाउड्स जो है, क्लाउड्स बादल को नहीं, क्लाउड्स जो है वो हमारा जो कॉलोनाइजेशन का टाइम पीरियड है उसकी बात हो रही है। कॉलोनाइजेशन का जो पीरियड है वो पास, या आप कह सकते हो जो डार्कनेस है कॉलोनाइजेशन की वो पास हो चुकी है, हम फ्री हो चुके। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनकी मीनिंग मैंने आपको बता दी। अब स्टांजा को देख लेते हैं। तो स्टांजा सिंपल सा है कि कोई भी ऐसी ताकत नहीं आई, आप कह सकते हो कोई भी ड्रीम करना इतना बड़ा भी गुनाह नहीं, ठीक है। इट्स नॉट अ सिन, माइटी सिन, ठीक है। सो बट श्योर इट इज नॉट अ माइटी सिन टू ड्रीम, मतलब सपना देखना जो है वो कोई बड़ा गुनाह नहीं है या कोई गुनाह नहीं है। एंड इसी वजह से इन्होंने क्या किया है, पोएट ने क्या किया, उन्होंने एक सपना देखा है। एंड सपना कैसा देखा है, सपना बहुत ही अलग देखा है एंड ऐसा देखा है जिसमें बहुत ज्यादा खुशियां हैं, वाइल्ड डिलाइट, मतलब आप कह सकते हो इतनी ज्यादा खुशियां हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, एकदम खुशी से वो पूरी तरीके से भरे हुए हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा खुशी उनको उस सपने में देखने को मिली है। अब खुशी की वजह क्या है, खुशी की वजह यह है कि उन्हें फाइनली जो है वो फ्रीडम का जो प्योर फ्रीडम का जो प्योर श्राइन था, यानी कि फ्रीडम का जो मंदिर है, या आप कह सकते हो वो अपने सपने में वो एक ऐसी जगह पे जा चुके हैं जहाँ पे फ्रीडम है, ठीक है। एंड फ्रीडम को उन्होंने, आप एक कह सकते हो कि एक मतलब जो हमारा फ्यूचर है, इंडिपेंडेंट इंडिया को जो है उन्होंने एक मंदिर से कंपेयर किया है। किसके मंदिर से, फ्रीडम के मंदिर से कंपेयर किया है, ठीक है। सो उनका कहना है कि मैं एक ऐसी जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे हमें फ्रीडम मिल चुकी है एंड फ्रीडम की पूरी जो शांति होती है वो हम वहां पे महसूस कर पा रहे हैं, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। एंड हर जगह यही चीज होगी, हमारा देश फिर से आजाद हो चुका। एंड इसके आगे लास्ट लाइन में वो कहते हैं कि द क्लाउड्स हैव पास्ड बीनीथ द मॉर्निंग लाइट। तो ये जो क्लाउड्स थे, यानी कि कोलोनाइजेशन का जो डार्क पीरियड था, वो अब मॉर्निंग लाइट यानी कि फ्रीडम की जो नई नई सुबह की, फ्रीडम की जो नई सुबह की जो लाइट है उससे वो हट चुका है, उससे उसके सामने से वो हट चुका है। अब क्या हो चुका है, अब मैं इस सपने में फ्रीडम का जो मंदिर है मैं वहां आ चुका हूँ एंड वहां पे मुझे बहुत ज्यादा डिलाइट, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। एंड यही है हमारा सेकंड पैराग्राफ या सेकंड स्टैंजा। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड स्टैंजा पे। तो थर्ड स्टैंजा आ जाता है, ऑन ब्यूटीज चीक आई मार्क्ड द टेयर्स ड्रॉप ड्राई and sky and ground forever fled the land. Signs again a praise to the sky, and patriot valor forced the स्माइलिंग स्ट्रैंड। इसमें ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है। ब्यूटी आप कह सकते हो किसी लड़की की बात हो रही है या इन जनरल इंसानों की बात हो रही है कि जो कॉलोनाइजेशन का पीरियड था उसके चलते जो है हम लोग बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे थे, हम बहुत ज्यादा मतलब बहुत सॉरोफुल और बहुत ही मिजरेबल टाइम हो गया था इंडियंस के लिए कॉलोनाइजेशन पीरियड वाला, ठीक है। तो उसमें उनका कहना है कि अब जब मैं उस सपने में देख रहा था कि जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडियंस हैं, आप कह सकते हो पर्टिकुलरली उन्होंने ब्यूटी की बात की, तो हम मान लेते हैं कि वो किसी लड़की की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके चेहरे पे जो है मैं, जो आंसू की बूंदें होती हैं उसका निशान, जब आप काफी टाइम तक रोते हो तो आपके चेहरे पे जो है वो आंसू की एक लाइन बन जाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैं जो है एक लड़की के चेहरे पे जो है आंसू की लाइंस में देख पा रहा हूँ। एंड ये जो जितने भी हमारे साए थे, जो ग्रून थे, मतलब जब आप कष्ट में होते हो तो आप कराहते हो, तो जो कराहने के वास्ते जो हम हताश थे, जो हताश रहने पे जो हम साए कर रहे थे, वो सब अब हमारी लाइफ से, हमारे लैंड से पूरी तरीके से जा चुका है। मतलब कोलोनाइजेशन का जो मिजरेबल टाइम था इंडिया के लिए वो पूरी तरीके से अब क्रॉस हो चुका है, हम उसको पार कर चुके हैं, हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। अब इस इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या हो रहा है कि साइंस जो है वो फिर से राइज हो रहा है, फिर से वो जो साइंस हमारे इंडिया में पहले चलती थी, आप कह सकते हो जो एंशिएंट इंडिया ने साइंस पे कंट्रोल स्टैब्लिश कर रखा था, ठीक है। अगर आप साइंस में जितनी भी डिस्कवरीज देखने की कोशिश करोगे एंशिएंट इंडिया के टाइम पे, वो आपको बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। साइंस हो गया, कल्चर हो गया, मैथ्स हो गया, इसमें एंशिएंट इंडिया जो है, इंडिया नहीं एंशिएंट इंडिया जो है उसकी बहुत अच्छी पकड़ इंडिया पे वर्ड पे बना रहे। तो उसी को वो कह रहे हैं कि अब फ्रीडम हमें मिल चुकी है, अब क्या होगा, जो साइंस है वो
फिर से खड़ी होगी एंड फिर से वो आसमान की ऊंचाई को छुएगी। एंड जितने भी हमारे पेट्रियोट वाले हैं, यानी कि जितने भी हमारे फाइटर्स हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई की है, ठीक है, वो साइड में खड़े होके मुस्कुराते हुए देश को आज़ाद इंडिया को या देश को आज़ाद हुए वो देख रहे हैं, ठीक है। उनको खुशी हो रही है, उन्हें गर्व हो रहा है कि मेरा देश आखिर में आज़ाद हो गया है। ओके, सो ये हमारा स्टैंजा 3 एंड अब हम चलते हैं हमारे लास्ट स्टैंजा पे। लास्ट कपलेट है ये एंड इसमें वो कहते हैं, अ ड्रीम व्हाई शुड अ ड्रीम इट बी, लैंड्स ऑफ माय फादर्स कांट दाउ नेवर बी फ्री। अब वो रियलिटी में वापस आ गए हैं, लास्ट स्टैंजा में वो फिर से रियलिटी में वापस आ गए एंड उनका कहना है, एक सपना एक सपना, क्या इस सपने को सपना होना जरूरी है? मतलब ये सपना ही क्यों, ये जो मैंने सपना देखा ये सिर्फ सपना ही क्यों है, ठीक है। ये जो लैंड है, ये मेरे पूर्वजों की जो जमीन है, यानी कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, क्या वो कभी फ्री नहीं होगी? सो इस क्वेश्चन के साथ वो एंड करते हैं अपनी पोएम को। पहला क्वेश्चन तो ये रहा कि ये जो सपना मैंने देखा है ये सिर्फ सपना ही क्यों है, एंड दूसरा उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या हमारी कंट्री कभी फ्री नहीं होगी, ठीक है। सो ये जो लास्ट के लाइन्स है ये सिर्फ बताता है कि पोएट जो है वो चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो आज़ाद हो जाए, कॉलोनाइजेशन खत्म हो जाए इंडिया से, एंड इंडिया जो है, जो पहले जितना समृद्ध था, जितनी प्रॉस्पेरिटी इंडिया के पास थी, जितनी पावर इंडिया के पास थी, वो पावर इंडिया के पास वापस आ जाए, हमारी कंट्री पूरी तरीके से फ्री हो जाए एंड ये जो मिजरेबल टाइम चल रहा है कॉलोनाइजेशन का वो हमारी कंट्री से खत्म हो जाए, ठीक है। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और आगे मिलता रहेगा। एंड अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो ये बुक जो है आप हमारी वेबसाइट अमेजोन, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसका PDF या ई बुक वर्जन पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे गूगल प्ले बुक से भी परचेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।